हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। और आज मैं लाई हूँ चैप्टर 9 परिवार और समुदाय। आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे पहले, और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर मैंने एक ही वीडियो में दिए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। और अगर पीछे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप ये सारी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको सभी एक ही जगह पर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने परिवार और आस पड़ोस में किन नियमों का पालन करते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है, परिवार के प्रति कुछ नियम। पहला नियम है अपने से बड़े बुजुर्गों की मदद करना, घर में माता पिता के कामों में हाथ बटाना, अपने छोटों से प्यार व स्नेह रखना, अपने अध्ययन यानी पढ़ाई पर ध्यान देना। और कुछ नियम हमारे पास पड़ोस के प्रति भी होते हैं, जैसे अपने आस पड़ोस को साफ एवं स्वच्छ रखना, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना व उनकी मदद करना, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना, और कमजोर व वंचित लोगों की मदद करना। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि परिवार या समुदाय में कुछ लोगों के प्रति कुछ नियम अनुचित होते हैं, वो क्यों। उत्तर, हाँ, परिवार या समुदाय में कुछ लोगों के प्रति कुछ नियम अनुचित होते हैं। जैसे समाज में दहेज जैसी समस्या विद्यमान है जो अनुचित है। दूसरा है, समाज में पुरुषों व महिलाओं में समान नियमों का न होना। शिक्षा के मामले में भी महिला व पुरुषों के मध्य रूढ़िवादी नियम साफ दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। आप इसके बारे में लिखिए अथवा चित्र बनाइए। आपदा के समय समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं एवं एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। स्वयं सेवा एनजीओ के माध्यम से भी लोग मिलकर गरीबों वंचितों लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, और ये सभी हमारे आसपास के ही समुदाय के लोग होते हैं। आप इसका चित्र किसी भी डिजास्टर से संबंधित कोई चित्र आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, आइए पता लगाएं। ये चैप्टर्स के बीच के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं, और उनका आंसर यहाँ दिया गया है। प्रश्न है, आपको अपने आसपास किस प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं। उत्तर है, मेरे आसपास संयुक्त तथा एकल दोनों प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ परिवार संयुक्त भी मिलेंगे हमें, जो फैमिली बड़ी होती है, और कुछ परिवार एकल भी दिखाई देंगे जिनमें माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है, आपके विचार से ऐसा क्यों है। उत्तर है, एकल परिवार की संख्या अब अधिक दिखाई देती है, जिसके मुख्य कारण हैं शहरों में रहने की जगह का कम होना, पश्चिमीकरण का प्रभाव, आर्थिक स्वतंत्रता की चाहत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह। अगला प्रश्न है, आपके विचार से शालिनी के माता पिता सभी के लिए कपड़े क्यों लाए। उत्तर है, क्योंकि संयुक्त परिवार के सभी सदस्य कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करते हैं, तथा यह उनका कर्तव्य है कि कठिन समय में अपने परिवार की मदद करें तथा जो भी उनके पास है उसको आपस में साझा करें। प्रश्न है, यदि आप शालिनी की जगह होते तो क्या करते। उत्तर है, यदि मैं शालिनी की जगह होती तो मैं भी अपने परिवार के प्रति खुश होती और अपने मम्मी पापा के फैसले का सम्मान करती। प्रश्न है, तेनजिंग के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से सलाह क्यों लेते हैं।
उत्तर है तेनजिंग के माता पिता अपने पूरे परिवार की देखभाल करते हैं तथा मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए परिवार के विशेष खर्चों में भी वह एक दूसरे की सलाह लेते हैं ताकि समय पर सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रश्न है, घरेलू कार्यों में तेनजिंग के पिता की भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है? उत्तर है तेनजिंग के माता पिता दोनों ही अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, अतः घरेलू कार्यों को करना भी दोनों की जिम्मेदारी है, जिससे दोनों अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। अगला प्रश्न है, तेनजिंग के दादी दादा कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं? उत्तर है तेनजिंग के दादा पढ़ाई में बच्चों की सहायता करते हैं तथा उन्हें स्कूल ले जाते हैं, स्कूल बस स्टॉप तक ले जाते हैं। वह बाहर के अन्य कार्यों में भी परिवार का सहयोग करते हैं, दादी कहानी सुनाती हैं तथा बच्चों की देखभाल करती हैं। शालिनी और तेनजिंग की कहानियों में हम संयुक्त परिवारों को देखते हैं। आपके विचार से आधुनिक जीवन शैली के वह कौन से आयाम हैं जिनके कारण कुछ दंपत्ति एकल परिवार को अपनाते हैं? दोनों प्रकार के परिवारों के कुछ लाभ और कुछ हानियां क्या हैं? उत्तर है संयुक्त परिवार के लाभ। अगर परिवार संयुक्त है तो उसके क्या लाभ होंगे? सभी में काम का बंटवारा होता है, बच्चों का समुचित विकास होता है, वित्तीय एवं भावनात्मक सहयोग होता है। अब हानियां क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। संभावित संघर्ष विद्यमान होते हैं, सीमित स्वतंत्रता होती है, निजता की कमी होती है। अब एकल परिवार के लाभ देखते हैं क्या है। पहला है आर्थिक स्थिरता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बच्चों की देखभाल में आसानी, कम संघर्ष। अब इसकी हानियां देखते हैं। अकेलेपन का एहसास, आपातकालीन स्थिति में समस्याएं, आर्थिक जिम्मेदारी, सामाजिक अलगाव। जैसे कि संयुक्त परिवार में सभी मिलजुल कर काम करते हैं, सभी काम बटे होते हैं, जो आर्थिक जिम्मेदारी होती है वो सभी के ऊपर होती है, जबकि एकल परिवार में आपातकालीन स्थिति में भी एक ही व्यक्ति को सभी जिम्मेदारी निभानी होती है और कहीं ना कहीं परिवार सामाजिक अलगाव भी दिखाता है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में इस कहानी पर चर्चा कीजिए। यह कहानी समुदाय के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति को दर्शाती है? उत्तर है यह कहानी उन वंचित बच्चों की है जिन्हें शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी दूर रखा गया। यह कहानी समुदाय के प्रति जिम्मेदारी व सहयोग की भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक मनोवृत्ति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कमल परमार के प्रयास में कौन कौन से मूल्य प्रदर्शित होते हैं? उत्तर है कमल परमार एक ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक हैं। उन्हें अपने काम से समय निकालकर वंचित बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का विचार आया। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की ताकि वह रोज पढ़ने आ सके तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास से एक जिम्मेदार नागरिक, परोपकारिता, नैतिक एवं सामाजिक मूल्य प्रदर्शित होते हैं। प्रश्न है, उन वंचित बच्चों के बारे में सोचिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि समाज ने उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है? उत्तर है हाँ, ऐसा माना जाता है कि समाज वंचित बच्चों के प्रति भेदभाव, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। समाज से उन्हें वह सुविधाएं, शिक्षा और सद्भाव व संसाधन नहीं मिलते जो अन्य बच्चों को मिलते हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति अक्सर निम्न और दयनीय रहती है। अगला प्रश्न, समाज को सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है समाज को सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए। मुफ्त व किफायती शिक्षा
सभी की पहुंच तक होनी चाहिए, सभी की सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, जागरूकता की आवश्यकता है। सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों द्वारा ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। एनजीओ के माध्यम से ऐसे बच्चों का पता लगाना एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनका विकास करना। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के बाहर उन सभी लोगों की सूची बनाइए जो अपने कार्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप में आपको सहायता प्रदान करते हैं। उत्तर है दुकानदार, शिक्षक, पड़ोसी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्लम्बर, कारपेंटर, पुलिस आदि। ये सभी लोग हमारे आसपास रह के हमें सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार के समुदायों का हिस्सा हैं? उत्तर, मैं एक हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हूँ और जनजातीय समुदाय से संबंधित हूँ। मैं उत्तर भारतीय समुदाय में आती हूँ। मैं विज्ञान समूह समुदाय का भी हिस्सा हूँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कई समुदायों का हिस्सा हो सकता है। प्रश्न है, क्या आपके विद्यालय में कोई क्लब है जिसमें आप सम्मिलित हैं? यह कैसे काम करता है? उत्तर है, हाँ, मेरे विद्यालय में कई क्लब हैं। मैं एक क्लब से संबंधित समुदाय में सम्मिलित हूँ। यह पर्यावरण से संबंधित क्लब है जिसमें पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक करना, वृक्षारोपण करना और पेड़ों को काटने से बचाना शामिल है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न अतिरिक्त प्रश्न है और ये चैप्टर्स के मिड में से दिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर करिएगा। प्रश्न है, समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई कौन सी है? परिवार। प्रश्न है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार तथा एकल परिवार में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है, संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन तथा चचेरे भाई बहन आदि। और संयुक्त परिवार आकार में काफी बड़ा होता है। एकल परिवार एक दंपति जिसमें पति पत्नी या बच्चों के माता पिता और बच्चे, वो बच्चे जो अविवाहित हैं, इनमें से एक माँ और बच्चे या एक पिता और बच्चे भी हो सकते हैं। यह आकार में छोटा होता है। अगला प्रश्न है, आपको अपने आसपास किस प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं? उत्तर है, एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं। शहरों में ज्यादातर एकल परिवारों की संख्या ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि शहरों में एकल परिवार ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि गांव में संयुक्त परिवार ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार की भूमिका एवं दायित्व समझाइए। उत्तर है, यह परिवार के सदस्यों के बीच संबंध, आपसी प्रेम, देखभाल और आत्मनिर्भरता पर आधारित होते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका और दायित्व होता है, जैसे माता पिता को अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाना, बच्चों का दैनिक जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाह करना। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपरा तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं तथा उन्हें सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, सहयोग का क्या अर्थ है? एक साथ कार्य करना सहयोग कहलाता है। प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? जीवन जीने के लिए अनिवार्य वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और जल आदि, ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। प्रश्न, ऐसा क्यों कहा गया है कि परिवार एक विद्यालय भी है? उत्तर, बच्चों को प्रथम शिक्षा परिवार से ही प्राप्त होती है। परिवार में बच्चे अहिंसा, दान, सेवा जैसे महत्वपूर्ण मूल सीखते हैं। समाज से कैसे सामंजस्य किया जाए, यह भी परिवार द्वारा ही सिखाया जाता है। इसलिए परिवार को विद्यालय भी कहा जाता है। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
जिसके सदस्य प्रायः अपनी जरूरत को भी त्याग देते हैं। इसलिए परिवार को विद्यालय कहा गया है। प्रश्न है, परिवार क्या है? उत्तर है, परिवार मानव समाज का आधार है। आदर्श रूप में परिवार के सदस्य अपने अनेक कर्तव्य और कार्यों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, किस परिवार की विशेषता है कि इसमें कई पीढ़ियां एक साथ एक घर में रहती हैं? उत्तर है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ एक घर में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, एक परिवार में बच्चों को कौन कौन से मूल्य सिखाए जाते हैं? उत्तर है, सहयोग, आत्मनिर्भरता, सेवा, त्याग, प्रेम, सम्मान जैसे मूल्य सिखाए जाते हैं। प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? जीवन को जीने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों की आवश्यकता ही मूलभूत आवश्यकताएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, शिव गंगा आंदोलन के प्रेरक कौन थे? उत्तर है, 2019 में शिव गंगा आंदोलन के प्रेरक महेश शर्मा ने समुदायों के लिए कई परिवर्तनकारी कार्य किया, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया। प्रश्न है, वंचित बच्चे कौन होते हैं? उत्तर है, ये वो बच्चे होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इन्हें आवश्यक सुविधाएं और अवसर नहीं मिल पाते हैं। अगला प्रश्न, समुदाय के उदाहरण दे। उत्तर है, एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य एवं रुचि के लोगों का समूह समुदाय कहलाता है। एक व्यक्ति कई समुदाय का सदस्य हो सकता है, जैसे मुंबई का पारसी समुदाय, गांव का किसान समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय। विद्यालय में छात्र भी कई समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं, जैसे खेल समुदाय, कक्षा समुदाय, एनसीसी समुदाय, विज्ञान या नाटक समुदाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।